नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के विषय हिंदी की। और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है हिंदी के विविध रूप, जिनका हमें अभ्यास करना है। तो देखते हैं कि क्या अर्थ है हिंदी के विविध रूप का। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। यह देश के बहुत बड़े क्षेत्र में बोली तथा समझी जाती है और देश के लोगों की वे संपर्क भाषा भी है। देश के कई राज्यों के प्रशासनिक कार्य हिंदी में होते हैं। अब हिंदी का मानकीकरण भी हो चुका है, पर आरंभ में यह इतनी परिष्कृत नहीं थी। तो इस गद्यांश में आरंभिक काल में हिंदी के आधार, उसके विकास में अनेक लोगों के योगदान, उसकी भूमिका, व्यापकता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रयोग आदि के बारे में यहाँ समझूती दी गई है, जिनका हमें अभ्यास करना है। तो हिंदी के विविध रूप की समझूती हम उदाहरण के आधारित पर समझें तो जिस तरह राज्य स्तर पर हम हमारी प्रादेशिक भाषा यानी गुजराती बोलते हैं, हम जानते हैं कि इतने छोटे स्तर पर भी अलग अलग जिले में हमें हमारी गुजराती भाषा बदलती दिखाई देती है। गुजरात के अलग अलग जिले में जाएंगे तो हमें गुजराती की अलग ही बोली नजर आएगी। यदि हम अहमदाबाद की गुजराती देखें तो गुजराती भाषा का अलग रूप दिखाई देगा। यदि हम मेहसाणा जाएंगे या सौराष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे तो गुजराती का हमें अलग रूप ही दिखाई देता है। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हम भाषा में परिवर्तन देख सकते हैं। ऐसी बदलती हुई भाषा को भाषा का जनपदीय रूप कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भाषा के एक अलग रूप ऐसा भी होता है जिनका व्यवहार में उपयोग होता है। जैसे हमारे सभी कार्यालय आदि में सारे राज्य में भाषा का रूप एक जैसा ही रहता है। तो इस तरह बात करते हैं हिंदी भाषा की, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर रख उनके विविध रूपों की समझूती दी गई है, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारा भारत बहुत बड़ा देश है और वह विशाल और बहुभाषी देश के रूप में पहचाना गया है। यहाँ बंगला, असमिया, उड़िया, हिंदी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, सिंधी, पंजाबी इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश बहुभाषी देश है। तो हिंदी देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, जिसे हम आज हिंदी कहते हैं। वास्तव में वे हिंदी खड़ी बोली का ही रूप है। और हम एक बात कहें तो उसी प्रकार हिंदी भाषा खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। यह खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ और सहारनपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली है। इस खड़ी बोली में तत्वों का समायोजन करके हिंदी भाषा बनी है। खड़ी बोली आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व रूप है। खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का एक रूप है, जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुता करके वर्तमान हिंदी की रचना की गई है। हिंदी में कुल 18 बड़ी बोलियां हैं, जो उसे बोले जाने वाले क्षेत्रों की मातृभाषा है। जैसे हरियाणी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली इत्यादि 18 बोलियां बोली जाती है। तो बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है, परंतु उनके सामने हम देखें तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। उनको हम कहें कि बोलने के क्षेत्र की दृष्टि से हिंदी को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं। और वे 3 रूप कौन कौन से हैं? तो जनपदीय या आंचलिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इन तीनों के आधारित अब हमें हिंदी के विविध रूप की समझूती प्राप्त करनी है। पहला हम देखें जनपदीय या आंचलिक। तो उनकी समझूती के बारे में हम जानें तो जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, ऐसे क्षेत्रों को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। और जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, उनके बारे में पहचानते हैं, वे बड़ा व्यापक है। भौगोलिक दृष्टि से एक और उत्तरांचल प्रदेश से लेकर हम कहें तो हिमाचल,
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश से दक्षिण में छत्तीसगढ़ तक हिंदी का यह विस्तार फैला हुआ है। यहाँ के निवासी अपने दैनिक व्यवहार में शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करते, परंतु अपनी अपनी बोली का प्रयोग करते हैं। वे सभी हिंदी की ही अलग अलग बोलियां बोलते हैं और वे सभी हिंदी की ही अलग अलग बोलियां होने के कारण हम कह सकते हैं कि वे औपचारिक रूप से हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में हिंदी की बोलियां जनपदीय भाषा की भूमिका निभाती है, जिन्हें हम आंचलिक भाषा के रूप में पहचानते हैं। आंचलिक भाषा यानी जनपदीय, जिनका संबंध जिले से हो या किसी क्षेत्र विशेष से हो, जिन्हें हम आंचलिक के रूप में पहचानते हैं। भारत के भी अलग अलग हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी की अलग अलग बोलियां बोली जाती है। भाषा के जनपदीय रूप को जनजीवन का आईना माना जाता है। एक और जनपदीय या आंचलिक भाषा के रूप को प्रयोग करने वाले वर्ग का विस्तृत क्षेत्र है, तो देश के कई बड़े नगरों में हिंदी का एक अलग ही रूप हमें दिखाई देता है। उन शहरों में बोली जाने वाली हिंदी भाषा पर स्थानीय भाषा की शब्दावली, रूप रचना का प्रभाव दिखाई देता है और इस प्रकार की हिंदी को हम उनके शहर के नाम से पहचानते हैं। जैसे बम्बैया, मुंबई को हम बम्बैया के रूप में पहचानते हैं, कलकतिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी आदि के रूप में पहचानते हैं। हैदराबाद, बिदर, गुलबर्ग आदि में बोली जाने वाली हिंदी को दक्कनी हिंदी के रूप में भी पहचाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं उनके राष्ट्रीय रूप की, यानी दूसरा रूप। हिंदी का राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली पर आधारित है और जिनका मानकीकरण भी किया गया है। मानकीकरण यानी किसी वस्तु का शुद्ध रूप निश्चित किया गया है। यह पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है, जिन्हें मानक हिंदी भाषा भी कहते हैं। पहले ही हमने देखा कि हिंदी भाषा खड़ी बोली का ही रूप है। यहाँ हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज की भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। वास्तव में खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसका प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी के नाम से ही 10वीं-11वीं शताब्दी में मिलता है। तो 13वीं शताब्दी के अंत भाग में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कविताएं लिखी है। जहाँ हम देखें तो यहाँ उनके कुछ उदाहरण भी दिए हैं। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। तो दूसरा हम देखें, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। हम कहें तो 13वीं शताब्दी के अंत भाग में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कविताएं लिखी थी, जो प्रसिद्ध हुई थी। तो आगे हम कहें कि अगर हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो कई ऐसे साहित्यकार हैं, कई ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया है। जिनमें हम कहें तो अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी तथा हिंदुई शब्दों का प्रयोग भी किया था। तो इनके अलावा कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपना बहुत ही योगदान दिया है। अगर हम हिंदी भाषा के विकास की बात ही कर ही रहे हैं तो नाथों, सिद्धों, संतों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया है और अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी भाषा को पूरे भारत में पहुंचाया है। अहिंदी क्षेत्रों के गणपा, नामदेव और तुकाराम, नरसिंह मेहता तथा प्राणनाथ आदि ने भी साहित्यिक हिंदी के विकास में विशेष योगदान दिया है। इनकी रचनाओं में हिंदी की विभिन्न बोलियों के अतिरिक्त पंजाबी, फारसी भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसी समय हिंदी तीर्थ स्थानों, वाणिज्य व्यवहार के क्षेत्र में भी व्यवहित होती गई और एक संपर्क भाषा के रूप में उनका विकास हुआ है। भारतीय स्तर पर
हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई है। अनेक भाषा के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के व्यक्ति व्यक्ति, राज्य राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, जिन्हें हम संपर्क भाषा के रूप में पहचानते हैं, तो हमारे देश की संपर्क भाषा हिंदी भाषा को स्वीकारा गया है। अब हम बात करें तो भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। स्वाधीनता पूर्व इस भाषा ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंगाल में केशव चंद्र सेन और सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, गुजरात में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी आदि ने इसके सर्वाधिक स्वरूप के कारण इसे राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त मानते हुए समूचे देश के लिए इसे अपनाने पर जोर भी दिया था। तो महात्मा गांधी ने इस राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया। इसमें अरबी, फारसी तथा संस्कृत के प्रचलित शब्दों को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार लिया गया। इस समय शैली की दृष्टि से हिंदी के दो रूप हमें नजर आते हैं। एक तो है संस्कृतनिष्ठ हिंदी और दूसरा है अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा के रूप में पहचानी गई है। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी का क्या महत्व था, जिनके बारे में हमने देखा कि स्वाधीनता मिलने के पहले हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए। इनका नेतृत्व बंगाल में केशव चंद्र सेन और सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, गुजरात में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी आदि नेताओं ने किया था। इन्होंने अपने भाषणों तथा उद्बोधनों में हिंदी का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने का जोर दिया, आग्रह किया। स्वतंत्रता आंदोलनों में लोकप्रिय नारों की भाषा हिंदी ही रही। राष्ट्रीय जागरण कराने वाले फिल्म गीतों की भाषा भी हिंदी ही थी। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलनों को प्रभावशाली तथा व्यापक बनाने में हिंदी का खुलकर प्रयोग भी हुआ था। तो स्वाधीनता के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को या तो संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, जो हमारे लिए एक मार्क्स का प्रश्न भी है। यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था, तो स्वाधीनता के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी भाषी प्रदेशों की मुख्य राजभाषा हिंदी ही है। तो अहिंदी भाषी प्रदेशों में वहाँ की अपनी प्रादेशिक भाषाएं राजभाषा बनी हुई है। जैसे गुजरात में गुजराती हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल तथा कर्नाटक में कन्नड़ इत्यादि। हम कहें तो हिंदी भाषी प्रदेशों में मुख्य राजभाषा हिंदी ही मानी जाती है। तो अहिंदी भाषी प्रदेशों में वहाँ की अपनी प्रादेशिक भाषा उनकी राजभाषा बनी है, जिनमें हमने कुछ उदाहरण देखे कि गुजराती में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ इत्यादि। तो कुछ राज्यों ने हिंदी या उर्दू को अपनी दूसरी राजभाषा भी घोषित किया है। पूरे भारत के स्तर पर हिंदी का व्यवहार क्षेत्र सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक आदि विभिन्न कार्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। अब हम उनके जन व्यवहार की हिंदी की बात करें तो जिनमें हम कहें कि पूरे भारत के स्तर पर हिंदी का व्यवहार क्षेत्र सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक आदि विभिन्न कार्य क्षेत्र तक हिंदी का विकास फैला हुआ है। इनमें सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों की भाषा प्रायः जन भाषा के अधिक निकट है, जबकि वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों की भाषा तकनीकी भाषा के रूप में देखी जा सकती है। हम कहें तो सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक जैसे क्षेत्रों की भाषा प्रायः जन भाषा के अधिक निकट है, जबकि वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और प्रशासनिक आदि क्षेत्रों की भाषा तो तकनीकी भाषा के आसपास है। इस दृष्टि से हिंदी के मुख्यतः दो रूप हमें नजर आते हैं। एक तो है जन व्यवहार की हिंदी और दूसरा है प्रयोजनपरक कार्यक्षेत्र की हिंदी। जिनमें हम जन व्यवहार की हिंदी की बात करें
तो वैसे तो सामाजिक संदर्भ तथा व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी के मौखिक और लिखित दो रूप हमें मिलते हैं, परंतु कार्यक्षेत्र के अनुरूप इनका विविध रूप भी अलग अलग है। इस दृष्टि से जन व्यवहार की हिंदी के कुछ मुख्य क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, जिनके बारे में हम जानें तो पहला है सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच के संवाद, सभा समारोह का संचालन, किसी सूचना की उद्घोषणा, चुनाव प्रचार के व्याख्यान, किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल, समाचार लेखन या वांचन आकाशवाणी टेलीविजन, समस्या निराकरण हेतु विभिन्न विभागों बैंक पोस्ट ऑफिस या रेलवे आदि से संबंधित पत्र व्यवहार, फिल्म आदि से संबंधित पत्र व्यवहार। इनकी शैली औपचारिक अनौपचारिक या आत्मीय हो सकती है। तो हम बात करें जन व्यवहार की हिंदी के क्षेत्र की, तो हम कहें कि वैसे तो सामाजिक संदर्भ हो तथा व्यवहारिक क्षेत्र हो, प्रयोग होने वाली हिंदी के मौखिक और लिखित दो रूप हमें मिलते हैं, परंतु कार्यक्षेत्र के अनुरूप इनका विविध रूप अलग है। इस दृष्टि से जन व्यवहार की हिंदी के कुछ मुख्य क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं। हम सब जानते हैं पत्रकारिता या साहित्यिक भाषा अलग अलग होती है। अच्छी पत्रकारिता वे है जिसमें सरल तरीके से लोगों तक बात को पहुँचाया जाए। उसमें भाषा सरल होनी चाहिए। उनका मूल उद्देश्य एक खबर को अधिक लोगों तक पहुँचाना ही है, लोग उन्हें समझ सके, इस तरह उन्हें उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो साहित्य के मामलों में लेखक स्वतंत्र है, क्योंकि यह उसकी अपनी निजी कृति होती है। तो रेडियो में श्रोताओं तक बात को पहुंचाना होता है, तो उनकी भाषा आपसी संवाद की भाषा होती है। जैसे स्टूडियो में बैठा वक्ता अपने श्रोता से बात करता है, इसीलिए भी उनकी भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। तो समारोह की या तो कोई सभा की भाषा में हम देखें तो लालित्यपूर्ण या आकर्षक भाषा होनी चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्षेत्र के आधारित भाषा के रूप बदलते रहते हैं। जिस तरह का क्षेत्र है उसके आधारित भाषा बोली जाती है। जहाँ हमें जरूरी लगे तो लालित्यपूर्ण या तो हम कहें कि आकर्षक भाषा होनी चाहिए। पत्र व्यवहार जैसे हो तो उनमें उनकी अलग भाषा होनी चाहिए। साहित्य के मामले में लेखक की अपनी निजी भाषा होती है। इस तरह हम कहें कि क्षेत्र के आधारित भाषा के रूप भी हमेशा बदलते रहते हैं। जहाँ हमने जन व्यवहार की हिंदी के क्षेत्र के बारे में जाना, विभिन्न क्षेत्रों के आधारित देखा, तो अब हम बात करते हैं प्रयोजनपरक कार्य क्षेत्र की हिंदी कि जिस भाषा का प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसे प्रयोजनपरक हिंदी कहा जाता है। किसी भी देश के शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। हमने देखा कि जिस भाषा का प्रयोग विभिन्न या तो विशिष्ट प्रयोग के लिए किया जाए, जिसे प्रयोजनपरक हिंदी कहा जाता है, और किसी भी देश के शासन के लिए जो भाषा स्वीकृत की गई है उन्हें राजभाषा कहा जाता है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। हिंदी के इस रूप को प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में जाना जाता है और जिनकी चर्चा हम दूसरे प्रकरण में करेंगे। तो अब हम बात करते हैं तीसरे रूप की, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की, जिनके बारे में हम देखें तो आगे लिखा हुआ है, आज हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। यदि हम हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बात करें तो आज हिंदी भाषा का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें नजर आ रहा है। भारत के बाहर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि देशों में भारतीय मूल के निवासी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। हम भारत में तो हिंदी का प्रयोग कर ही रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर या संपर्क भाषा के स्तर पर, परंतु हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो भारत के बाहर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि के देशों में भारतीय मूल के निवासी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। यूरोप के देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया हो और एशिया, यूरोप के देश
ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में जैसे चीन, जापान, कोरिया आदि में विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है, यानी उनका अभ्यास किया जा रहा है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भारतीय बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं और उनके जीवन में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान भी है। संक्षेप में, आज हिंदी साहित्यिक भाषा होने के साथ साथ भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा भी पहचानी गई है, यानी कि संपर्क भाषा के रूप में भी पहचानी गई है। यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक एकता का माध्यम भी है। तो हिंदी में देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति भी हुई है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, इस टॉपिक के माध्यम से हमने बोली और भाषा की दृष्टि से हिंदी के विविध रूप की चर्चा की है और यह टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। प्रस्तुत टॉपिक के माध्यम से हमने जाना कि हिंदी जो है वह राजभाषा के रूप में पहचानी गई है और वे संपर्क भाषा के रूप में भी उनका प्रयोग हो रहा है। इस गद्यांश में आरंभिक काल में हिंदी के आधार, उनके विकास, उनमें कई लोगों ने अपना जो योगदान दिया है, अपनी भूमिका निभाई है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज हिंदी का किस तरह प्रयोग हो रहा है, उनके बारे में समझौती प्राप्त की है। अब हम क्या करेंगे, इनके स्वाध्याय के प्रश्न हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।